नॉन लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम कौन सा होता है? जहाँ पे ये दो प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएं, ये दो प्रॉपर्टीज या हम कह सकते हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करती हो, सुपरपोजिशन एंड स्केलिंग। लेट्स वी हैव अ फंक्शन h, ठीक है, इनपुट है u और आउटपुट है y। तो अगर हम इसको दो इनपुट्स देते हैं u1 एंड u2, और u1 के अगेंस्ट हमारे पास y1 आ रहा है, u2 के अगेंस्ट हमारे पास y2 आ रहा है, ठीक है, और फंक्शन दोनों दफ़ा सेम है, तो हम बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी कैन से फंक्शन अप्लाई करें h u1 प्लस u2 पे, दैट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। सो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करें, दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, प्लस स्केलिंग, कि अगर आप इनपुट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो आप उसी कांस्टेंट को y से आउटपुट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहेंगे द सिस्टम इज लीनियर सिस्टम, अदरवाइज इट विल बी अ नॉन लीनियर सिस्टम। पहली बात। टाइम इन वेरिएंस, ये भी हमने उसमें पढ़ा था पहले। टाइम इन वेरिएंस क्या है? वेदर वी अप्लाई एन इनपुट टू द सिस्टम नाउ और t seconds from now, the output will be identical except for a time delay of the t seconds। ठीक है जी। तो अगर हमने इनपुट के अंदर किसी किस्म का डिले आ गया है, तो वो डिले जो है वो अगर आउटपुट के अंदर भी शो हो रहा है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा सिस्टम, ये टाइम इनवेरिएंट है। तो इफ द आउटपुट ड्यू टू इनपुट एक्स टी इज बाई टी, देन द आउटपुट ड्यू टू इनपुट एक्स टी माइनस टी है। अगर इनपुट में जो आप इनपुट दे रहे किसी सिस्टम को, उसमें अगर किसी किस्म का डिले अगर आ रहा है, तो वो डिले आपके पास आउटपुट के ऊपर भी शो हो रहा है। More specifically, an input affected by a time delay should affect a corresponding time delay in the outputs, hence time invariant। तो हम जो सिस्टम अभी जो स्टडी करने लगे हैं उनमें ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा, लीनियर सिस्टम होगा और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा, ठीक है जी। आगे हम देखेंगे जनाब डिफाइंड ट्रांसफर फंक्शन। हमने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया है और बहुत बार बार हमने इस टर्म को यूज़ किया है, तो आज इसको दफ़ा एक और एंगल से इसको देखते हैं। डिफाइन कैसे किया जाता है? द रेशियो ऑफ द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू दैट ऑफ द इनपुट, यानी आउटपुट ओवर इनपुट का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। एडी पानी देना ज़रा। No, it contains information about dynamics of linear time invariant system। ठीक है, अब अगेन हमने बात की ट्रांसफर फंक्शन निकालें, ट्रांसफर फंक्शन निकालने हैं, ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करें, ट्रांसफर फंक्शन निकालें, सिग्नल फ्लो ग्राफ को यूज करें, ट्रांसफर फंक्शन निकालें। तो क्यों इतना काम कर रहे हैं ट्रांसफर फंक्शन के लिए? ये लाइन आपको आंसर दे। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट डायनामिक्स ऑफ द लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो ये इंफॉर्मेशन क्या है, इसको हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांसफर फंक्शन के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है जी। अजान हो रही है, अजान खत्म होती है, हम यहीं से फिर इसको कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा जी, ओके, हम बात करते थे ट्रांसफर फंक्शन की। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, लेट्स कोई हम कह लें कोई गियर सिस्टम है, कोई या कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, कोई मोटर है इस ब्लॉक के अंदर, उसका फंक्शन है एच। इनपुट है जनाब, इसको एक्स इनपुट है, या तो वोल्टेज है, करंट है, व्हाटसोएवर। और इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास वाई रोटेशन है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास है टाइम डोमेन के अंदर वैल्यूज। सो वी टेक लैप्लास, इनपुट का आपने लैप्लास लिया, इट बिकम एक्स एस, ठीक है। तो जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी है ये आपको बता दिया कि आप किस डोमेन के अंदर है। प्लीज नोट किया आपने एक्स को एस से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर आपने किया तो ये गलती हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप एक्स एच मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एस, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। एस कौन सा एस ब्रैकेट में आना है इसका आपने बड़ा एहतियात रखनी है। तो एस जहाँ पे लिखा है इट मीन्स यू आर गोइंग और यू आर वर्किंग इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, राइट। तो अगर टी लिखा है ब्रैकेट में इट मीन्स यू आर वर्किंग इन द टाइम डोमेन। So if you take Laplace of this time domain function and you go into the Laplace domain, ठीक है, तो आपने इसको t को s से रिप्लेस कर देना है। इस तरह से जो फंक्शन है टाइम डोमेन में इस ब्लॉक के अंदर, उसको आपने लैप्लेस लिया, और आपने जो आउटपुट है उसका भी आपने लैप्लेस ले लिया। तो लैप्लेस में लेके आने का क्या पर्पस है कि हम जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो हमारी ऑर्डिनरी इक्वेशंस बन जाती हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना आसान हो जाता है, उसके बाद फिर हम इन्वर्स लैप्लेस लेके वापस टाइम डोमेन में चले जाते हैं, ठीक है जी। अब ट्रांसफर फंक्शन की हम बात करें तो उसके बारे में कुछ 4-5 कमेंट्स देखते हैं। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज अ मैथमेटिकल मॉडल, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। In that it is an operational method of expressing the differential equations that relates the output variable to the input variable. Okay? Next जो comment है, the transfer function is a property of a system itself, independent of the magnitude and nature of the input or driving function. Please note करें, important बात है, ट्रांसफर फंक्शन जो है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी है। यानी कि कोई हमारे पास कोई कोई हमारे पास लेट्स कोई मेटल वगैरह है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसके अंदर जो है वो हीट ट्रांसफर क्या हो सकता है, ब्ला ब्ला, डेंसिटी क्या है। तो ट्रांसफर फंक्शन है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। यानी क्या मतलब हुआ, जैसे हमने मिसाल तो में अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक मोटर लगी हुई है। अब मोटर को आप जो मर्जी आप इनपुट दें, ठीक है, मोटर का अपना ही एक फंक्शन है, वो चेंजेबल नहीं है। जैसे आपने डैम्पर देखा है, डैम्पर का अपना एक फंक्शन है, एफ इज इक्वल टू बी वी, ठीक है। अब डैम्पर का कम फोर्स दें, ज़्यादा फोर्स दें, जर्क दें, डजेंट मैटर, उसका फंक्शन वही रहना है, ठीक है ना। तो ट्रांसफर फंक्शन जो है सिस्टम का, वो उसकी प्रॉपर्टी है, इस बात को समझिए, ये चेंजेबल नहीं है। The transfer function itself does not provide any information about physical structure, ठीक। तो आपने जैसे कहा कि मोटर है, मोटर का हम कुछ इनपुट देते हैं, हम उससे कुछ आउटपुट ले रहे हैं। अब मोटर के अंदर क्या है, अंदर वाइंडिंग्स हैं, कॉपर की वाइंडिंग है, अंदर हीट डिसिपेशन हो रही है, बेशुमार चीज़ें हो रही हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, ठीक है। हम कैसे कंसर्न है कि हम जब उसको कुछ इनपुट देते हैं करंट, तो हमें आउटपुट पे मिलती है रोटेशन, तो हमें कंसर्न है। अंदर क्या है फिजिकली हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। नो, इफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज नोन, the output or response can be studied for various form of input with a view towards understanding of the system, ठीक है। हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन आ गया सिस्टम का, तो लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे हमने आपके पास एक क्वाडकॉप्टर है, या ऑटो आपके पास एक कार है जो ऑटोमेटिकली विदाउट ड्राइवर वो चलती है, ठीक है। तो अगर गाड़ी जो है वो जनाब रोड के ऊपर जा रही है, तो गाड़ी का अपना एक फंक्शन है, ठीक है। गाड़ी को क्या क्या इनपुट मिल सकती है, गाड़ी को स्पीड मिल सकती है, गाड़ी को कोई जर्क मिल सकता है, कोई स्पीड ब्रेकर आ सकता है, ठीक है।
कोई भी इनपुट सिस्टम को मिल सकती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है तो हम बता सकते हैं कि अगर सिस्टम को किसी किस्म की इनपुट मिलती है तो उसका आउटपुट बिहेवियर कैसा होगा। जर्क मिलेगा तो गाड़ी किस तरह से बिहेव करेगी, उसको शॉक जो लगा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी या बम्प करेगी, ऑसिलेशंस आएंगी, या गाड़ी किस तरह से बिहेव करेगी उस जंप को लेके। जी बात समझ लग रहा है, आजू विद मी को बात है, अगर समझ नहीं लग रही तो मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूँ कि थोड़ा सा आपको ना आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ, ज़्यादा टर्मिनोलॉजी पे ना जाऊँ। तो इफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज अननोन, ठीक है जी, अगर आप अननोन है तो इट मे बी एस्टैब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली बाय इंट्रोड्यूसिंग नॉन इनपुट्स एंड स्टडिंग द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। अगर आपके पास एक मोटर है, आपको मोटर का ट्रांसफर फंक्शन नहीं पता, आप उसको कुछ इनपुट दें, करंट या वोल्टेज, और आप उसकी आउटपुट नोट करें और उसको ऑसिलोस्कोप के ऊपर प्लॉट कर लें, तो आप उससे भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ फिजिकल सिस्टम की हम बात करें, यानी ट्रांसफर फंक्शन की अदरवाइज में बात कर रहे हैं। व्हाई मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ फिजिकल सिस्टम आर नीडेड। पहली बात, मैथमेटिकल मॉडल गिव्स द मैथमेटिकल रिलेशनशिप relating the output of a system to input. Physical laws such as Newton's second law of motion, F is equal to ma, is also a mathematical model. So design of engineering systems by trying and error versus design of system by using mathematical model, ठीक है जी। तो एक है कि आपने डिज़ाइन किया है सिस्टम को, उसको आपने ट्राई किया है, आपने कहा नहीं ये तो ठीक काम नहीं करा, थोड़ी सी उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया आपने, फिर इसको ट्राई किया, एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार क्या है, आप एक मैथमेटिकल मॉडल बना लिया आपने और उसको आपने किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, या जो आपके पास एनालिटिकल टूल्स हैं उनको यूज करते, आपने पेपर के ऊपर ही उसका सारा एनालिसिस कर लिया, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। तो अगर हम इसको एक डायग्राम की फॉर्म में देखें कि हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम हमने बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम जेम में एक कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन बनाएंगे। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ये मोटर है, इसके अंदर हमारे पास डैम्पर है, इसमें हमारे पास मैस भी है, इसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट भी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन आपने अपने जहन में बनाया और उसको लेके फिर आपने उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाया आपने, ठीक है जी। फिर आपने नेक्स्ट आते हैं मैथमेटिकल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, आपने उसका एक सोल्यूशन भी निकालना है, आपने उसको चेक तक किया मॉडल को, आपने जो है उसको फिर फिजिकली उसको अप्लाई किया, और जब फिजिकली आपने उसको बना लिया तो आपको पता चला इसमें कोई प्रॉब्लम है, आप वापस अपने मैथमेटिकल मॉडल पे आएंगे, आप कहेंगे यार मैंने कहाँ पे गलती की, कौन सी इक्वेशन मैंने गलत बना ली, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को फ्रिक्शन को इग्नोर किया था, शायद इस वजह से मेरा मॉडल काम नहीं कर रहा, मुझे फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो आप इस साइकिल को रिपीट करते रहेंगे अनलेस कि आप अपने एक एग्जैक्ट मॉडल पे आ जाएं। फिर आपको लगेगा शायद हमने सिस्टम के अंदर कुछ नॉइज़ आ रही थी बाहर से, उसको तो हमने अपने मॉडल में, मैथमेटिकल मॉडल में शामिल ही नहीं किया, शायद नॉइज़ की वजह से हमारा सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा। तो ये एक सर्कल है, साइकिल है जिसको आपने फॉलो करना है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ये हम पहले बार बार बात कर चुके हैं, ये कि आपने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना है तो एक बंदा किसी और तरह से मैथमेटिकल मॉडल बना सकता है, दूसरा बंदा किसी और तरह से, डिपेंड अपॉन कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को इग्नोर किया है और कौन कौन सी चीज़ों को आपने अपने मॉडल के अंदर शामिल किया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास डिस्टिंक्ट स्टेजेस क्या हैं। नंबर वन, अंडरस्टैंडिंग द प्लांट, जैसे मैंने पहले बात की प्लांट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, आइडेंटिफाई द वेरियस इनपुट आउटपुट्स एंड डिस्टर्बेंसेस। हमने गाड़ी की बात की कि गाड़ी को कौन कौन सी इनपुट्स आ सकती हैं, आप एक गाड़ी डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको जर्क मिल सकते हैं, उसको स्पीड ब्रेकर आ सकती है, उसको खड्डे में लग सकती है, और उसको अगर टर्न करना है, ठीक है, तो मतलब जो भी उसको पॉसिबल सिस्टम की इनपुट हो सकती है वो आपने इसमें शामिल करनी है। और अगर आप एक क्वाड कॉप्टर बना रहे हैं तो आप उसको हवा में जब उड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हवा तेज़ है वो क्वाड कॉप्टर की जो पोजीशन है उसको डिस्टर्ब करे, तो ये एक डिस्टर्बेंस है बाहर से जो सिस्टम को मिल रही है। तो कौन सी चीज़ें आपने शामिल करनी है, कौन सी नहीं करनी, डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइनर। Producing an idealized representation of the plant in terms of elements which can be described mathematically.
ठीक है जी। जो भी आपने कंपोनेंट उसमें फाइनल कर लिया है, आपने उनका मैथमेटिकल मॉडल्स आपने बनाना है। जैसे डैम्पर आपके पास है, स्प्रिंग का आपके पास मॉडल है, मैस का आपके पास मॉडल है, कोई रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह है, सबका आपके पास मॉडल मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए। फिर डेवलपिंग द इक्वेशंस which is described the idealized representation, obtaining data often by performing experiments, then checking and adjusting the model until it produces responses which satisfactorily represent the plant behavior. ठीक है? And finally, simplifying the model for the proposed control study. This can include linearizing the equations of non-linear model. ठीक है? तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीज़ें को चेक करते जाना है और आपने अपने फाइनल मॉडल तक पहुंचना है। ठीक है? Now, selecting the number of idealized elements to include in a model and the interconnections between them in order to represent the plant is also a matter of choice. तो अब आप दो चीज़ें इसके अंदर हम देखते हैं। एक हमारे पास लम्प पैरामीटर मॉडल, एक हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मॉडल। ठीक है, नाम से उसमें लम्प पैरामीटर और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। जैसे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं होता कि आप एक लोड को हर एक पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं, इट इज़ लाइक दैट। तो लम्प पैरामीटर क्या है? इज वन इन विच certain aspects of the system being modeled are imagined to be lumped, and lumped in concentrated at a single location. जैसे हमने देखा कि एक मैस है, एक मैस जो है वो किसी सरफेस के ऊपर पड़ा है, लेकिन हम क्या अज्यूम करते हैं कि मैस जो है वो अपना जो वेट है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें की कुछ अजम्पशन भी करते हैं। तो लम्प पैरामीटर को में हम इस तरह से चलते हैं, जबकि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर हम जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी मैस हमारे पास है, वो हर तरह का जो मैस है, चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी में है, उसको हम शामिल करते हैं। एग्जांपल देखने से आपको बेहतर क्लियर होगा। वी कैन इमेजिन द पेंडुलम रॉड टू बी relatively massless। ठीक है, एक पेंडुलम है, उसके एंड के ऊपर बॉल लगा हुआ है, लेकिन और साथ रॉड है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं जनरली कि जो रॉड है दैट इज massless and say that the entire mass of the system is lumped at a point at the end of the rod। ठीक है, such simplifications make modeling easier। आसान हो गया। लेकिन दो अगर दूसरा काम देखें, टू मेक एन एक्सट्रीमली एक्यूरेट मॉडल, ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड है वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट मॉडल तो है, लेकिन इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मस्ट कंसिडर दैट द रॉड आल्सो हैज मास। ठीक है, तो आप जब डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड को यूज़ करेंगे तो आपने ये चीज़ को इंक्लूड करना है कि आपका जो रॉड है पेंडुलम का, उसका भी मास है, एंड दैट दिस मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द रोड, नॉट कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट। है ना? तो इनमें से हम लम्प पैरामीटर की जो अप्रोच है उसको हम यूज करेंगे अपने कोर्स के अंदर। Representation of this kind of information requires a distributed parameters model and usually leads to relatively complex models involving partial differential equation। अगर आप distributed parameters वाला मॉडल यूज कर रहे हैं तो इसके थ्रू जब आप मॉडलिंग करेंगे तो आपके पास partial differential equations आएंगी which are difficult to solve। है ना? तो ये नेक्स्ट लेवल का काम है। हम अपने आप को कहाँ रखेंगे? लम्प पैरामीटर मॉडल तक। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ लम्प्ड of the considering the idealized or lump parameter system is that the system can be described using an ordinary differential equation model। ठीक है ना? तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, मुश्किल है, लेकिन हमारे पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। Now, the most important task in lump parameter modeling is determining which assumptions can validly be made। और assumptions की हमने बात पहले कर ली हुई है। Defining this will be some simple elements which can be used to produce an idealized representation of the plant। ठीक है जी, ये हमने जो एलिमेंट्स हैं ये हमने मॉडलिंग की जो हमने बुक कवर की थी उसके अंदर हमने किए थे। कौन कौन से हैं? मैस है, स्प्रिंग है, डैम्पर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर, ठीक है जी, फ्लोट टैंक वगैरह ये हमने पहले पढ़े हुए हैं और इनका हर एक का मैथमेटिकल मॉडल भी हमने पहले स्टडी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। लम्प पैरामीटर अप्रोच है और ये रिजल्ट सेम है, लेकिन चीज़ों को देखने का जो एंगल है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हम ज़रा उस चीज़ को स्टडी करेंगे। अगर मैं डायरेक्टली आपको यहाँ से स्टार्ट करवाता मॉडलिंग तो आपको थोड़ी मुश्किल होनी थी। तो मैंने वो वाली जो बुक आपको करवाई थी मॉडलिंग वाली, वो इसलिए करवाई थी ताकि आपको
समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास पहला हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है रजिस्टर। तो रजिस्टर की आप बड़ी अच्छे से जानते हैं कि इक्वेशन क्या है, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, कुछ टर्म्स हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। एक है थ्रू पैरामीटर और एक है हमारे पास अक्रॉस पैरामीटर। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैंने इसकी जो इक्वेशन उसको समझ लें। V इज इक्वल टू आई जो है वो इस रेजिस्टर में से पास कर रहा है, प्लीज नोट करें। पॉइंट ए पे आया, रेजिस्टर में से पास किया और पॉइंट बी पे चला गया। ठीक है जी। और जो रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है वी टी, राइट। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, द करंट एट बोथ ए एंड बी आर इक्वल टू आई टी। ठीक है, करंट दोनों साइड सेम है, पॉइंट ए पॉइंट बी के ऊपर। तो इट इज पॉसिबल टू थिंक ऑफ करंट एज फॉलिंग एज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर एंड हेंस टू बी डिफाइंड करंट एज थ्रू वेरिएबल। तो हम करंट को क्या करें, ये इट्स अ थ्रू वेरिएबल क्योंकि ये इसमें से पास हो रहा है। ठीक है जी, आई इज अ वेरिएबल यानी करंट इज अ वेरिएबल, लेकिन हम उसको क्या कह रहे हैं, इट्स अ थ्रू वेरिएबल। दूसरा हमारे पास है वोल्टेज। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है, और जब करंट पास करेगा तो राइट साइड पे कुछ वोल्टेज कम होगी ड्यू टू डिसिपेशन। तो इसके डायरेक्शन इसलिए राइट राइट से लेफ्ट की तरफ है वोल्टेज की। तो हम इसको रजिस्टर के अक्रॉस मेजर करते हैं वोल्टेज को, तो इसलिए हम वोल्टेज को क्या कह रहे हैं, इट इज अक्रॉस वेरिएबल। Now, since the voltage at point B will be less than the point A, that way it is illustrated by the arrow B to AS1। ठीक है, तो एरो की बात क्यों आ रही है, डायरेक्शन क्या है वो मैंने आपको बता दिया कि इस साइड पे वोल्टेज हमारे पास कम है। तो क्रॉस वेरिएबल करंट हो गया, सॉरी थ्रू वेरिएबल करंट हो गया, और अक्रॉस वेरिएबल हमारे पास वोल्टेज आ गया। ठीक है जी। इसी का जो एनालॉगस है हमारे पास मैकेनिकल के अंदर, वो क्या है, डैम्पर। F इज इक्वल टू बी वी। ठीक है जी। तो फोर्स जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रही है थ्रू दिस डैम्पर। ठीक है, फोर्स इज अ थ्रू वेरिएबल, और डैम्पर के दोनों साइड पे हम क्या मेजर कर रहे हैं, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इन दिस केस इज द अक्रॉस वेरिएबल। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू बी वी। ये एक हमारे पास लीनियर मॉडल है। इस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो भी हमारे पास एक लीनियर मॉडल है, आई इज इक्वल टू 1/RV। ठीक है ना, 1/R इज द रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्म में हम क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो थ्रू वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, और जो अक्रॉस वेरिएबल है उसको हमने राइट हैंड साइड पे रखना है। तो जब हम डैम्पर की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि थ्रू वेरिएबल लेफ्ट पे है, अक्रॉस वेरिएबल राइट पे है। तो जो यानी कि एनालॉजी को आप समझते हैं कि एनालॉगस क्या, कि वो जो चीज़ एक हमारे पास एलिमेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में है, उसका कॉरिस्पॉन्डिंग एनालॉग जो हमारे पास मैकेनिकल में बनेगा वो है डैम्पर। इस तरह से देखने हमारे पास जो नेक्स्ट वेरी तो अच्छा, अब हम जनरलाइज कर लेते हैं इक्वेशन 1, जो कि रेजिस्टर की इक्वेशन थी, आई इज इक्वल टू 1/RV। ठीक है, इज सिमिलर टू डिस्क्राइबिंग द डैम्पर। दोनों एनालॉगस एक दूसरे के। तो हम इसको जनरलाइज करके लिख देते हैं, जस्ट थ्रू वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय अक्रॉस वेरिएबल, राइट। तो हमने जनरलाइज कर लिया एक लीनियर सिस्टम। ओके, इस तरह से अगर हम देखें हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम के अंदर हमारे पास स्प्रिंग होता है जनाब। ठीक है जी। स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग के तरह का जो हमारे पास मॉडल है उसको हम जनरलाइज कैसे करेंगे, इक्वेशन 4 से, कि थ्रू वेरिएबल अगेन इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द अक्रॉस वेरिएबल, लेकिन विद इंटीग्रेशन आ रही है। ठीक है ना, वो क्यों आ रही है अभी देखते हैं। स्प्रिंग इज शॉन, और फोर्स जो है हमें नजर आ रही है थ्रू वेरिएबल है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट है, फिर इंटीग्रेशन है ऑफ वेलोसिटी। वैसे तो के एक्स होता है ना, लेकिन एक्स को हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें डिस्प्लेसमेंट को, तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जनाब स्प्रिंग की क्वेश्चन है। इसका एनालॉगस हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या है, वो है इंडक्टर। तो इंडक्टर की क्वेश्चन देखिए, इंडक्टर में जो करंट है दैट इज अ थ्रू वेरिएबल, और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज द अक्रॉस वेरिएबल। ठीक है जी, और 1L जो है इसकी इंडक्टेंस है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं जनाब, आई इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ द वोल्टेज। ठीक है जी।
So both spring and inductor fall into this. इस तरह से लास्ट पे हम चलते हैं जनाब, हमारे पास मैथ है मैकेनिकल सिस्टम में, और जो मैथ्स का हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम में, इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें हम लिख सकते हैं थ्रू वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ द क्रॉस वेरिएबल। तो थ्रू वेरिएबल इसका में हमारे पास मैथ्स के में हमारे पास फोर्स होती है, और जो अक्रॉस वेरिएबल है वो है हमारे पास जनाब वेलोसिटी। तो हम इसको वैसे जो एम ए होता है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ये एक्सेलरेशन ही है, लेकिन हम इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो एफ इज इक्वल टू एम डी वी ओवर डी टी, ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल मॉडल आ गया है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम जाएं तो हमारे पास जो एनालॉगस सिस्टम आता है वो है कैपेसिटर, और कैपेसिटर की इक्वेशन हमारे पास ये है, आई इज इक्वल टू सी कैपेसिटेंस है इंटू डी वी ओ डी टी। यहाँ पे जो वी है ये वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज है। जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम आएगा तो वी वेलोसिटी बनेगी, जब मैकेनिकल सिस्टम आएगा तो वी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। वी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज और मैकेनिकल सिस्टम में वेलोसिटी। So far, three idealized electrical elements जो कि resistor हैं, inductor और capacitor have been modeled as shown to be analogous to three idealized mechanical system which is damper, spring and mass। ठीक है, तो ये हमने पहले भी मैथ में जो मॉडलिंग की बुक है उसमें हमने ये इक्वेशंस पढ़ी हैं। ये टेबल आपके सामने मौजूद है, इसको आप याद कर लें या इसका प्रिंट आउट ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। रजिस्टर है, सिंबल आपके सामने है रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर का, और इक्वेशन भी आपके सामने है, थ्रू पैरामीटर इज इक्वल टू अक्रॉस पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर आर, आई इज इक्वल टू 1 ओवर एल इंटीग्रेशन ऑफ वी, वोल्टेज है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू सी डी वी डी टी कैपेसिटर के केस में। तो ये तीन इक्वेशन है, तीन एलिमेंट्स की, ये आपने याद रखनी है। इस तरह से हमारे पास जो मैकेनिकल तीन सिस्टम हमने देखे हैं, डैम्पर, स्प्रिंग और मैस, ये उनकी इक्वेशन है। एफ इज इक्वल टू बी वी, एफ इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ वी, एफ इज इक्वल टू एम डिफरेंशियल ऑफ वी, यहाँ पे वी जो है वो वेलोसिटी। ठीक है जी, तो तीन इक्वेशन है हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम की, तीन हमारे पास सिस्टम है या एलिमेंट्स हैं, कह लें कॉम्पोनेंट्स कह लें। और अब हम देखते हैं जनाब कि हमारे पास अगर रोटरी सिस्टम, रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम हो, जो कि हमने बुक में भी पढ़ा था पहले, तो उसकी भी हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे मौजूद है जनाब। वो हम डायरेक्ट टेबल पे चलते हैं, आप अच्छी तरह से फेमिलियर हैं। रोटरी मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू बी ओमेगा। ठीक है ना, याद है, आके नहीं याद है, किसको याद है ये चीज़? रोटरी मैकेनिकल सिस्टम में डैम्पर की इक्वेशन है टॉ इज इक्वल टू बी ओमेगा। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन काइंडली आस्क। जी, आर यू विद मी? किसी बात की समझ आ रही है या किसी बात की समझ नहीं आ रही, यू कैन आस्क प्लीज। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा जी, तो अजीम आदिल अपना स्पीकर जरा अनम्यूट करें, फिर मैं यहाँ अनम्यूट कर देता हूँ। अनम्यूट, हाँ जी अजीम आदिल। यस सर, यस। अभी कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सर आप पढ़ाते हैं बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा पढ़ाया करें ताकि हमें समझ आया करे। ये कोर्स जो जितना है उतना हमें कवर तो करना है ना। नहीं सर, मैं कम जो कोर्स मिलेगा तो मुझे भी आसानी होगी। स्मार्ट स्मार्ट सिलेबस आया है कोविड की वजह से, आप वो पढ़ाए ना, आप तो बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। देखिए, कोर्स तो हमें पूरा करना। कल को हमसे पूछा जाता है कि आपने कोर्स कवर क्यों नहीं किया, आपका किया। लेकिन अभी इस बात को छोड़ें, कोर्स कितना है, हमें जितना है वो कवर करना है, उसके बाद हम इसकी स्क्रूटनी बाद में करेंगे। फिलहाल ये बताएं जो हम पढ़ रहे हैं इसकी समझ आ रही कि नहीं आ रही? सर थोड़ा बहुत आ रहा था, डैम्पर्स वगैरह भी समझ में आया थोड़ा सा, बाकी वाह में था सर सारा कुछ। अच्छा, मतलब आप लोगों ने अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर होता है। डू आस्क क्वेश्चंस, तो आई एम ओके सर। एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू पीपल।
सिर्फ सर। आपने सब पूरी क्लास से, ताकि मुझे भी ज़रा कॉन्फिडेंस होना कि आप लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं, समझ भी आ रही है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने मॉडलिंग की बुक में पढ़ी थी जनाब, कोई फर्क नहीं है, एक एक मिलीमीटर का भी फर्क नहीं है, सेम इक्वेशंस हैं तो आपने मॉडलिंग की बुक में पढ़ी थी। टॉ इज इक्वल टू बी ओमेगा, टॉ इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा, हमारे स्प्रिंग केस में वैसे के थीटा होता है ना, लेकिन हम इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा। यस सर सेम है। और जे जे डी डिफरेंशियल ऑफ द ओमेगा, ठीक है, वो इक्वेशन है। मैं बताया कि सेम चीज हम रिपीट कर रहे हैं, जो हमने मॉडलिंग में किया है बुक के अंदर, वही चीज को हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंट एंगल से, एक कंट्रोल सिस्टम के एंगल से हम उसको ये समझे डील कर रहे हैं। ओके, फर्दर हमने पढ़ा जनाब लिक्विड टैंक सिस्टम, हमने ये भी पढ़ा हमने, और टैंक की इक्वेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, वॉल्यूम चेंज है दैट इज इक्वल टू जो फ्लो इन है माइनस फ्लो आउट, टैंक की इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, जो वॉल्यूम अंदर है दैट इज इक्वल टू ए इंटू एच, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द फ्लूइड इन द टैंक। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने फ्लूइड की पढ़ी थी। और हमने ये इस टेबल में इसको समराइज किया है। इन इक्वेशन को आप समझ लें और अपने पास इसका प्रिंट रख लें, कोई मसला नहीं है, इसमें समझ के प्रिंट रखें, सिर्फ इसको आंखें बंद करके ना लेके चलें चीज़ों को। फिर हमारे पास जनाब थर्मल सिस्टम है। थर्मल सिस्टम को हमने ज़्यादा नहीं डिस्कस किया था उस बुक के अंदर, और इसके अंदर थर्मल कैपेसिटेंस है, और जो हमारे पास टेम्परेचर का जो डिफरेंशियल है दैट इज इक्वल टू क्यू आई माइनस क्यू। अब यहाँ पे ये फ्लो किसका है, हीट का फ्लो, हीट फ्लो इन फ्लो माइनस हीट का आउटफ्लो। और इस दूसरे क्वेश्चन हमारे पास है सी इज इक्वल टू एम एस, जो हमारे पास थर्मल कैपेसिटी है ऑफ बॉडी दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय एस, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल। तो ये यहाँ टेबल के अंदर आप दोनों इक्वेशन को समझ किया। अगर थर्मल सिस्टम को डील करेंगे तो थर्मल रेजिस्टर और थर्मल कैपेसिटी आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये तो हमने बेसिक एलिमेंट्स देख लिए जनाब, जो हमने पहले भी देखे हुए हैं। तो इन इंजीनियरिंग सिस्टम देयर आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी व्हिच आर आइदर अक्रॉस वेरिएबल लाइक वोल्टेज, वेलोसिटी, प्रेशर वगैरह, और थ्रू वेरिएबल लाइक करंट, फोर्स, टॉर्क एंड फ्लूइड फ्लो वगैरह। ठीक है, तो ये जनाब आपको बताना मकसद था। पहले सिंबॉलिकली हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास अक्रॉस वेरिएबल कौन सा है, थ्रू वेरिएबल कौन सा है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज अक्रॉस वेरिएबल है, करंट थ्रू वेरिएबल है। ठीक है जी। ट्रांसलेशन सिस्टम में वेलोसिटी अक्रॉस वेरिएबल है, फोर्स थ्रू वेरिएबल है। रोटरी में ओमेगा हमारे पास अक्रॉस वेरिएबल है, और हमारे पास जो टॉर्क है वो हमारे पास थ्रू वेरिएबल एंड सो ऑन। ठीक है जी। As we will apply transfer function to the mathematical model of the electrical circuit. तो जनाब हम एक सिंपल से एग्जांपल करेंगे आज इस चीज को समझने के लिए, जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है। तो हमें जो ये अक्रॉस और थ्रू क्या है सर? अक्रॉस का मतलब क्या है कि जैसे अभी देखा हमने करंट को देखें, एक रजिस्टर में से करंट पास कर रहा है, जो रजिस्टर में करंट एंटर हुआ है वही आगे रजिस्टर में से लीव कर रहा है। लेकिन जब वोल्टेज आप मेजर करते हैं ना, वोल्टेज, तो आप उसको क्या कहते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, लफ्ज आपने बड़ी दफा सुना होगा। इस तरह से डैम्पर यस को सर। देखें, डैम्पर में फोर्स आ रही है और उसकी दूसरी साइड पे ट्रांसफर हो रही है थ्रू डैम्पर, लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या है, डैम्पर के एक साइड पे और वेलोसिटी है, डैम्पर के दूसरे एंड पे और वेलोसिटी है। तो हम दोनों का दोनों एंड्स के ऊपर वेलोसिटी को चेक करते हैं। इस बेस के ऊपर हम कह रहे हैं कौन सा थ्रू वेरिएबल है और कौन सा अक्रॉस वेरिएबल है। ठीक है सर। ओके, अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर का सर्किट होगा, और हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। पहले हम जरा हाँ ये टेबल पर आए हैं। तो ये टेबल में आप देखेंगे आप कुछ रिलेशंस डेवलप किए हुए हैं। अगेन इनको आप समझ लें और याद कर लें और अपने पास प्रिंट आउट रख लें। हमारे पास कैपेसिटर है, इसका अभी हमने इक्वेशन देखी, V इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I, ये इसकी इक्वेशन है। हम I के फॉर्म में लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू C dV/dt। अभी हमें जो इक्वेशन देखी वो ये वाली थी, करंट वोल्टेज वाली इक्वेशन। लेकिन अगर वोल्टेज और करंट की फॉर्म में हो, यानी कि अगर आपने वोल्टेज राइट हैंड साइड पर रखनी हो और इनके सिंपल फॉर्म में, तो आपको समझ आ रही है कि आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का इंटीग्रेशन ले लें। राइट हैंड पे इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रल और
जो डेरिवेटिव है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिंपल वोल्टेज बचेगी। ठीक है, यानी इस सर ये बात समझ। सर जी जी, सर ये पेपर में गिवन होगी कि हमें आप याद करना पेपर पड़ेगा? देखिए, आप क्या प्रिंट आउट लेकर रखें अपने पास, कोई मसला नहीं। देखिए पेपर समझ में भी लें, मैं लेना कह रहा पड़ेगा सर? हूँ हाँ पेपर में ला सकते हैं, आप इसको समझ लें, अगेन वही बात कर रहा हूँ, इसको समझ लें, याद कर लें और प्रिंट आउट ले लें। कैसे मैंने आसान कर दिया आपके लिए। अच्छा, ये हमारे पास टेबल है जनाब, वोल्टेज करंट का टेबल है जनाब, करंट वोल्टेज टेबल है, कॉलम है, वोल्टेज और चार्ज का कॉलम है। जो चार्ज से कैसे बनाया हमने, तो बता सकता ये जैसे हमारे पास यहाँ पे जो क्यू है वो चार्ज है, चार्ज का फ्लो है। करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, बता सकते करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसको हम कहते हैं करंट। ठीक है, तो क्यू यहाँ पे करंट फ्लो रेट है, ये समझे। इम्पिडेंस 1/CS, इम्पिडेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या होता है, एडमिटेंस, यानी कि इम्पिडेंस का उलट का रिवर्स ले लेंगे वो हो जाएगी एडमिटेंस। तो ये कॉलम जनाब आप जेन में रखें। सिमिलरली रजिस्टर हमारे पास है, इसके भी हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं। रजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस क्या होती है, सिंपल है, आर है, और एडमिटेंस 1/R आर हो जाएगी, उलट हो जाएगी उसकी। इंडक्टर में देखें हमारे पास ये उसकी इक्वेशंस हैं जनाब, तो हमें जो इक्वेशन चाहिए वो हम यूज करेंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, इस टेबल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ये तीनों कॉलम टाइम डोमेन में है। देखा आपने, हर एंट्री जो है वो टाइम डोमेन के अंदर है। कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 5 ये किस डोमेन में, एस डोमेन में, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में, लैपलेस डोमेन के अंदर है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। इसका फ़ायदा क्या होगा वो हमें जब एग्जाम्पल करने लगेंगे तब हमें बस समझ में आएगा। तो अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो हम उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग किर्चॉफ लॉज, तो अगर हमने पहले भी यूज़ किया, और हमारे पास किर्चॉफ वोल्टेज लॉ है और किर्चॉफ करंट लॉ है। ठीक है जी, तो हमारे पास मेथड है, तो हम किर्चॉफ इन दो लॉज को यूज करते हुए एक एग्जाम्पल कवर करते हैं जनाब। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई जनाब। इसमें हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं, इंडक्टर है, रेजिस्टर है और कैपेसिटर है, तीन इसके अंदर हम जनाब हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। तो तीनों की इक्वेशन हमारे पास क्या है, प्लीज कोई बता सकता है। अभी हमने टेबल में देखा वोल्टेज, किर्चॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आर आई, इंडक्टर में V इज इक्वल टू एल डी आई वो डी टी। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम देख रहे हैं आप, ये हम जनाब यहाँ पुट कर दिया फर्स्ट कॉलम। जी समझ लग रही है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं ना। फर्स्ट कॉलम से हमने कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर की वैल्यू उठाई और यहाँ पे पुट कर दी तीनों वैल्यूज 1 2 एंड 3। क्लियर है, इज इक्वल टू यस इनपुट सर। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दिया। इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज क्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज क्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर, सिंपल। और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई सिंपल डायरेक्टली। और चेंजिंग वेरिएबल्स फ्रॉम करंट टू चार्ज, अब हम क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मैंने अभी बताया कि डेफिनेशन है करंट की, डी क्यू ओवर डी टी से हम इसको रिप्लेस कर देंगे आई को, जहाँ जहाँ आई है, जहाँ जहाँ आपको आई नजर आ रहा है आप उसको इस इक्वेशन से रिप्लेस कर दें। अब वोल्टेज का रिलेशन बन गया क्यू के साथ। अच्छा एक और बात मैं भूल गया, हमने करना क्या है, जो ब्लू कलर की इनपुट है वी टी, और जो हमारे पास यहाँ पे वी सी है, ये इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है, वी टी और वी सी का रिलेशन निकालना है हमें, यानी ट्रांसफर फंक्शन निकालना है अंदर वर्ड्स। तो हमने पहले क्या किया कि हमारे पास जितने कंपोनेंट्स हैं उनकी बेसिक इक्वेशन हमें मालूम थी, कॉलम नंबर 1 टेबल से उठाया, हमने किर्चॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई कर दिया। अब हमें चाहिए वीसी, अब इस इक्वेशन में वीसी तो कहीं भी नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने पहले आई को रिप्लेस कर दिया क्यू से, आई से क्यू, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्यू की फॉर्म में रिलेशन आ गई, यानी इक्वेशन नंबर 12 आ गई है। अब हमारे पास एक रिलेशन है क्यू इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटर से में मिलती है इक्वेशन, वोल्टेज चार्ज, यहाँ पे वोल्टेज और चार्ज का रिलेशन हमारे पास है Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से हम जनाब Q को रिप्लेस कर देंगे, इस क्वेश्चन नंबर 13 को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, तो ये हमारे पास VC में क्वेश्चन आ गया। तो आप ये देखें कि इसके अंदर हमारे पास इनपुट है
और आउटपुट वीसी और दो ही वेरिएबल्स हैं। ये वही रिजल्ट है जो हमने मॉडलिंग की बुक में निकाला था और अब हमने इसको एक और एंगल से निकाल लिया। बात समझ लग रही कि नहीं? यस सर। नो टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म, लैपलास ले लेते हैं। अगर सेकंड डिफरेंशियल है तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा एस स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशियल है तो हमारे पास एस आ जाएगा, और अगर हमारे पास सिंपल इक्वेशन है विदाउट डिफरेंशियल तो टी को आपने रिप्लेस कर देना है, ब्रैकेट के अंदर जो टी है उसको आपने रिप्लेस कर देना है एस के साथ। सिंपल। जो एस है ना, एस जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो आपने एस स्क्वायर पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 15 आ गई है। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है इन लैपलेस। ठीक है जी। वीसी और वीएस कर लेते हैं। आउटपुट और इनपुट यानी कि ट्रांसफर फंक्शन बना लिया, आउटपुट और इनपुट करके रेशो होती है। तो ये हमारे पास 16 जो इक्वेशन है ये हमारे पास आ गया इसका ट्रांसफर फंक्शन। तो हम इसको ब्लॉक की फॉर्म में यूँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट, और बीच में क्या है ट्रांसफर फंक्शन। यानी आपको वीसी कब मिलेगा? जब आप इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे इस ट्रांसफर फंक्शन से तो आपको मिलेगा वीसी। क्लियर हो गया? कोई बस कर दें कंफ्यूजन? सर। बस ये एग्जांपल करनी है और कुछ नहीं करनी है। अब थोड़ा सा इसमें और आसान करने लगे हैं। इस रिजल्ट को, ये तो हमने रिजल्ट निकाला है, इसको हमने निकाला है कितने स्टेप्स में? 1 2 3 4 5 6 7, कुछ 7 स्टेप्स किए हैं और हमने ये रिजल्ट निकाला है जनाब। यही काम हम 1-2 स्टेप में भी कर सकते हैं। कैसे? वो हम इसको देखने लगे हैं। देखिए ये रिलेशन हमने अभी देखा है कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 1 है। अब कॉलम नंबर 1 को अगर आप कर लें उसमें एस डोमेन में, यहीं से आप उसको एस डोमेन में कन्वर्ट कर लें। प्लीज नोट करें, कॉलम नंबर 1 है, इसको आप अगर एस डोमेन में यानी लैपलास डोमेन में ले जाएं तो आपकी ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 17 18 19। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कैपेसिटर की, ये रेजिस्टर की, ये इंडक्टर की। वही फर्स्ट कॉलम किया क्या, बस आपने उसका लैपलास ले लिया और कुछ नहीं किया। इसका क्या एडवांटेज होगा? अब हम डिफाइन करते हैं कि V और I इज इक्वल टू Z, जो कि क्या है? इम्पीडेंस। This function is similar to the definition of the resistor, that is ratio of voltage to current. But unlike resistor, this function is applicable to capacitors and inductor and carries information on the dynamic behavior of the components since it represents an equivalent differential equation. तो उसने क्या कि इम्पीडेंस जो है वो तीनों कंपोनेंट्स में अप्लाई होती है। मैं आपको अब एक और चीज दिखाने लगा हूँ टेबल के अंदर। टेबल आप इम्पीडेंस क्या होती है? V over I। कैपेसिटर की इम्पीडेंस क्या है? 1 over CS। रेजिस्टर की इम्पीडेंस क्या है? R। इंडक्टर की इम्पीडेंस क्या है? LS। ठीक है, इस कॉलम को आप जहन में रखिएगा जरा। ओके, तो जनाब ये हमारे पास उसकी लेफ्ट लिया फर्स्ट कॉलम का, और ये हमारे पास इम्पीडेंस की डेफिनेशन है। तो आप यहाँ पे देखें कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीडेंस सिंप्लीफाइज द सॉल्यूशन फॉर ट्रांसफर फंक्शन। द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 11 assume zero initial condition LS plus R plus 1 over CS is multiplied by IS। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 21 को जनरलाइज करके लिख सकते हैं, सम ऑफ इम्पीडेंसेस मल्टीप्लाई बाय द करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लाइट वोल्टेज। कितना आसान हो गया, एक लाइन में आंसर। यानी कि इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 11 Where is the impedances? फिर मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। ये देखिए इंडक्टर की इम्पीडेंस क्या है? LS। टेबल कॉलम नंबर 5 याद करें टेबल का। रेजिस्टर की इम्पीडेंस क्या है? R। कैपेसिटर की इम्पीडेंस क्या थी? 1 over CS।